स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGPS सीन में। दोस्तों, हम लोग सहकारिता विभाग से संबंधित जो अधिनियम है उस पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने लगभग 29 धारा तक चर्चाएं की थी। उसके बाद जो है दोस्तों, बहुत सारी जो हैं जो धाराएं हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। फिर भी आपका जो PDF है वो डला हुआ है, आप चाहें तो रेंडमली एक बार उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे जो है वो पॉइंट दिया गया है सिलेबस में उससे भी रिलेटेड नहीं है। तो हम लोग सीधा 5वां अध्याय में जो प्रबंधन है, सोसाइटियों का प्रबंधन कैसे होता है, और धारा 48 और 49 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखें वैसे ही बनाए रखिएगा। चलिए आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। और 5वां अध्याय जो है वो सोसाइटियों के प्रबंधन से है, 48। तो देखिए धारा 48 क्या कहती है, सोसाइटियों में का अंतिम प्राधिकार। देखिए कुछ नहीं है दोस्तों, थ्योरेटिकल है, मुझे बस सरलता से थोड़ा सा सरल करते हुए आपको समझाना है। ठीक है, सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार मतलब सोसाइटी का जो है वो अंतिम प्राधिकार, प्लस अधिकार, प्राधिकार दीर्घ स्वर संधि हुई है यहाँ पे, प्रकृष्ट रूप से जो अधिकार है वो किसको प्राप्त होगा, ये यहाँ पर इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत पहला देखेंगे, किसी सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगा। तो प्राधिकार किस में निहित होगा, सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगा। क्लियर है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, लेकिन नीचे उसके कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। देखिए साधारण निकाय में तो निहित होगा, परंतु साधारण निकाय की शक्तियों का या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए। साधारण निकाय की शक्ति जो साधारण निकाय में निहित होगी, लेकिन साधारण निकाय की उन शक्तियों का या उन शक्तियों का जो सोसाइटी की उपविधियों में निर्दिष्ट की जाए। उपविधियों में विनिर्दिष्ट मतलब बताई जाए। किसी सोसाइटी की उपविधियों में एक ऐसे छोटे निकाय के गठन के लिए उपबंध हो सकेगा जिसमें ऐसी उपविधियों के अनुसार निर्वाचित किए गए प्रत्यायुक्त होंगे। तो यहां पर कहना चाह रहा है कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में एक ऐसे छोटे निकाय के गठन के लिए, ठीक है, एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी की जो उपविधियां हैं, जो उपविधियां नियम हैं, उनमें कोई एक ऐसा उपबंध होगा जिससे कि एक छोटा निकाय गठित किया जा सके, जिसके उपबंध हो सके, जिसमें ऐसी उपविधियों के अनुसार निर्वाचित किए गए प्रत्यायुक्त होंगे। इसमें कौन होंगे, निर्वाचित किए हुए प्रत्यायुक्त होंगे। प्रत्यायुक्त मैंने पहले ही बताया है, पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया है, तो इसको भी आप पिछले वीडियो में जाकर देख लें। अभी आप समझेंगे कि मेन सोसाइटी से अलग एक ऐसा निकाय जो सोसाइटी से अलग विचारधारा रखने वाली हो, वो प्रत्यायुक्त होंगे। वो जो निकाय होगा प्रत्यायुक्त, उसमें निर्वाचित होंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसके दूसरे नंबर के बिंदु पर बात करें तो उपधारा 1 के अध्ययन रहते हुए प्रत्येक सोसाइटी का प्रबंध इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार गठित की गई बोर्ड में निहित होगा। ठीक है, तो इस नियम के अध्ययन, उपधारा 1 के अध्ययन रहते हुए प्रत्येक सोसाइटी का प्रबंध इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के या सोसाइटी के उपविधियों के अनुसार गठित की गई बोर्ड। तो सोसाइटी के नियमों के अनुसार या इस अधिनियम के अनुसार जो गठित की गई बोर्ड है, इस अधिनियम मतलब सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 या इसके उपविधि मतलब उप नियम जो बनाए गए हैं सोसाइटी संचालन के लिए, उनके द्वारा एक बोर्ड गठित किया जाएगा जो इसका संचालन करेंगे। तो उसी बोर्ड में जो है वो प्रबंध, सोसाइटी का प्रबंध जो है उसी बोर्ड में निहित होगा। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं और क्या तथ्य इसमें दिए गए हैं। देखिए, तथा वह बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो कि इस अधिनियम या उसके बनाए गए नियमों या सोसाइटी की उपविधियों द्वारा क्रमशः उसे प्रदत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किए जाएं।
तो ये जो बोर्ड है, ये सोसाइटी, ये इस अधिनियम में, जो अधिनियम है 1960 के तहत जो इनको शक्तियां प्रदान की गई है, या इस अधिनियम के अधीन किसी नियम में इसको जो शक्ति प्रदान की जाएगी, या उप विधियों के द्वारा, सोसाइटी की उप विधियों के द्वारा इसको प्रदत्त की जाए, इसको कोई भी कार्य, कोई भी दायित्व तो दिया जाए, प्रदत्त की जाए, उस पर अधिरोपित किए जाएंगे, उसका जो है वो निर्वहन करेगी, कर्तव्य का पालन करेगी। ठीक है, चलिए इसके आर्टिकल 3 में देखें तो यहाँ पर उपधारा 3 में, ये उपधारा 3 जो है दोस्तों विलोपित कर दी गई है। तो इसके संशोधन के समय, तो इसका संशोधन जो हुआ है इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्रमांक 6 2013 द्वारा निम्नलिखित उपधारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13/2/2003 से प्रभावशाली है। तो ये जो है वो प्रतिस्थापित कर दी गई है। यहाँ पर देखिए 3 का प्राथमिक सोसाइटी की समिति में 1 जिसमें आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए ऐसे अनुपात में आरक्षित रखे जाएंगे जो विहित किया जाए। ठीक है, जो विहित किया जाए। देखिए क्या कह रहा है पहला नंबर, जिसमें आधे से अधिक सदस्य, मतलब 100 सदस्य, मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, तो उसमें से 50 से ज्यादा सदस्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 50 से ज्यादा सदस्य किसके होंगे? एसटी, एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के। तो स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान, तो यहाँ पर इसमें से मान लो 10 स्थान हैं। ठीक है, 10 सीटें हैं इसकी, स्थान मतलब सीटें, तो 10 सीटों में आधे स्थान, आधे मतलब 5 स्थान ऐसे जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए ऐसे अनुपात में आरक्षित रखे जाएंगे जो कि विहित किया जाए। अब देखिए, इन 100 सदस्यों में से मान लो 20 एसटी है और 10 एससी है और 20 जो है वो ओबीसी है। तो इसको इसी के अनुपात में 20 है, इसका मतलब 10 में से 2 सीट, 10 है इसका मतलब 1 सीट और 20 है मतलब 2 सीट। इसी अनुपात में ही इसके स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। यदि ये 20 हो और ये 10 हो तो इसको 1 सीट दिया जाएगा, इसको 2 सीट। तो इसको क्या किया जाएगा? बाद में विहित किया जाएगा। विहित कैसे किया जाएगा? विहित मतलब निर्धारित किया जाएगा सदस्यों की संख्या को देखते हुए। ठीक है, जो भी उस सोसाइटी में सदस्य होंगे उसमें एसटी सदस्य, एससी सदस्य और ओबीसी सदस्य कितने हैं उसको देखते हुए ये निर्धारित किया जाएगा और उसी के अनुपात में इसको आरक्षण दिया जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा देखिए, जिसमें 1/4 या 1/4 से अधिक किंतु आधे से कम सदस्य एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, 3 स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के सदस्य के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक एक स्थान प्रत्येक वर्ग के लिए आरक्षित होगा। जहां पर सदस्य संख्या 1/4, अब 100 का 1/4 कितना? 25, और मैक्सिमम कितना? 50 से कम होना चाहिए। अगर ये 1/4 से अधिक और आधे से कम है तो 3 सीटें, अब मैं 10 उदाहरण लिया हूं, 3 सीटें, 1 2 3 सीटें आरक्षित रखी जाएगी इनके लिए। और इसमें एक एक का अपना सेपरेट रहेगा, ये एसटी का रहेगा, ये एससी का रहेगा और ये ओबीसी का रहेगा। ये अपना अपना सेपरेट रहेगा। आरक्षित प्रत्येक के लिए एक स्थान प्रत्येक वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा यदि उसकी संख्या 1/4 से ज्यादा और 50% से कम हो तो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट आपका क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी बात करें, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 से कम हो। अब सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 100। तो ये अगर 25 से कम है
जो इनकी संख्या है, इनकी संख्या 25 से कम है, मतलब 24 हो सकती है, 23 हो सकती है। 25 से यदि कम है तो एक स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिसके सदस्य सोसाइटी में अधिक संख्या में होंगे। तो यहाँ पर 10 में से एक स्थान जो है वो सोसाइटी के इन पिछड़े वर्गों में से या एसटी या एससी में से एक के लिए आरक्षित रखना होगा। और वो किसके लिए होगा? तो सदस्य की संख्या यदि 100 है तो इसमें अगर सबसे ज्यादा एसटी है तो एसटी की संख्या, ये सीट होगी। ये सबसे ज्यादा एससी है तो एससी की संख्या होगी, और ओबीसी है तो ओबीसी का ये सीट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। क्लियर? चौथा देखिए, जो अनुसूचित क्षेत्र में काम कर रही है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के रूप में उसी अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी जो किसी सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या के साथ है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये सोसाइटी किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रही है जहां एसटी की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है, सोसाइटी के सदस्यों की संख्या उसी अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी जो किसी सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या के साथ है। तो सोसाइटी के कुल सदस्य संख्या अगर 100 है तो 100 में यदि 90 क्या है, 90 यदि एसटी कैटेगरी के हैं तो उसी संख्या में इनका स्थान जो है वो आरक्षित होगा। ठीक है, उसी अनुपात में। मतलब यदि मोटा मोटा मैं समझाने के लिए ले रहा हूं दोस्तों, इसमें कोई कितने होंगे क्या होंगे ये आगे हम लोग देखेंगे, इसमें कोई भी आप भ्रम मत रखिएगा, मैं सिर्फ इसको समझाने की दृष्टि से आपके लिए बता रहा हूं। तो इसमें 100 में से यदि 90 एसटी है तो इसी के अनुपात में जो भी सीट रहे, ठीक है, या 10 रहे, या इसी के अनुपात में इनका जो है वो क्या रहेगा, सीट आरक्षित रहेगा। स्थानों की संख्या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के रूप में उसी अनुपात में। ठीक है, तो इसी अनुपात में ही यदि 90 है और इसमें से 10 सीटें भरी जानी है तो इसमें 9 सीट जो है वो, या इसी 9 सीट के आसपास ही जो है वो इसकी संख्या रहेगी। या तो 8 हो सकता है या 9 हो सकता है, जैसा भी उसके अनुपात में रहेगा सदस्य संख्या के साथ में। क्लियर है? आया समझ में? मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के लिए सहकारी भूमि विकास बैंक एक प्राथमिक सोसाइटी समझी जाएगी। तो जो सहकारी भूमि विकास बैंक है, इस प्रयोजन के लिए इसे क्या समझा जाएगा? प्राथमिक सोसाइटी समझी जाएगी। ख, ऐसी केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटी या ऐसे वर्ग की केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटियों की समिति में जो राज्य सरकार ऐसी शीर्ष या केंद्रीय सोसाइटी में संबद्ध प्राथमिक सोसाइटी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग की कुल सदस्य संख्या को ध्यान में रखते हुए साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए उतनी संख्या में स्थान आरक्षित रखे जाएंगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। यहाँ पर सिंपल सी बात है, यदि राज्य सरकार चाहे तो यहाँ पर जो राज्य सरकार के आदेशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उतने स्थान आपको आरक्षित करने पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। ठीक, परंतु इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या सदस्य के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 2 से अधिक नहीं होगी। तो जो सदस्य हैं, संख्या सदस्य के प्रत्येक वर्ग है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, इनके कुल जो आरक्षित स्थानों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती। 2 हो सकती है या 1 हो सकती है, इसमें भी 1 हो सकती है, इसमें भी 1 हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगी अगर राज्य सरकार भी आरक्षित करने के लिए कहते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। परंतु यह और भी कि संसाधन वर्ग की प्रत्येक केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटी की समिति में कम से कम एक स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यह और भी ध्यान रखिएगा कि संसाधन वर्ग की प्रत्येक केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटी की समिति में, केंद्रीय और शीर्ष सोसाइटी की समिति में एक स्थान, मतलब हर किसी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए एक होगा,
अनुसूचित जनजाति के लिए होगा और पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। मतलब 3 सीट आरक्षित रखे जाएंगे संसाधन वर्ग की प्रत्येक केंद्रीय और शीर्ष सोसाइटी में, ध्यान रखिएगा। ग देखें, किसी सोसाइटी द्वारा अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहने पर, ठीक है, किसी सोसाइटी द्वारा अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहने पर खंड या क और ख में विनिर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने में की दशा में समिति के सदस्य अपेक्षित संख्या में सदस्यों का सहयोजन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेंगे जो ऐसे प्रतिनिधित्व के पात्र हैं। तो यहाँ पर यदि कम निर्वाचन होता है तो यहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहने पर क और ख में निर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में सदस्यों का निर्वाचन की दशा में समिति के सदस्य अपेक्षित संख्या में सदस्यों का सहयोजन मतलब चुनकर लाना, तो सहयोजन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेंगे जो ऐसे प्रतिनिधित्व, जो इस प्रकार के प्रतिनिधित्व का पात्र रखते हैं, उसका सहयोजन करेंगे, चुनेंगे समिति के सदस्य। और समिति द्वारा ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, और समिति भी यदि इस प्रकार नहीं कर पाती है, असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार अपेक्षित संख्या में सदस्यों का नाम निर्देशन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए पात्र होंगे। और यदि ये भी नहीं कर पाते हैं समिति के सदस्य, तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रार ऐसे लोगों का नाम निर्देशन करेगा सदस्य के रूप में जो इस प्रकार अन्य सोसाइटी के हैं लेकिन इस प्रकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र हैं, तो रजिस्ट्रार उसका नाम निर्देशन करेगा। ठीक है, तो ये संशोधन की 4 बिंदुएं थी, आप इनको बहुत ढंग से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। इसका पीडीएफ जो है नीचे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए, चौथा विलोपित कर दिया गया है। 5वां उपधारा 5, संसाधन सोसाइटी में एक अध्यक्ष होगा, सभापति होगा, 2 उपाध्यक्ष उपसभापति होंगे और उपाध्यक्षों उपसभापतियों के 2-2 पदों में से, देखिए संसाधन सोसाइटी में एक अध्यक्ष और एक सभापति, एक अध्यक्ष होगा या एक सभापति, अध्यक्ष या सभापति कहा जाता है, और उसमें 2 उपाध्यक्ष और 2 सभापति होंगे संसाधन सोसाइटी में। ठीक है, तो इन उपाध्यक्षों और सभापतियों के 2 पदों में से एक पद स्त्री सदस्य पर धारित किया जाएगा। ठीक है, जो 2 उपाध्यक्ष बनेंगे, एक उपाध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष, तो एक जो है वो फीमेल के लिए ही होगा। ठीक है, धारित किया जाएगा। दूसरा, एक पद यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग से निर्वाचित न हो तो इनमें से किसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा, अन्यथा किसी भी वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अध्यक्ष है। ठीक है, ये अध्यक्ष या तो एसटी है या एससी है या ओबीसी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें से यदि कोई नहीं है तो जो उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, एक पद जो होगा वो अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से निर्वाचित ना हो तो इनमें से किसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा और अन्यथा किसी भी वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से किसी भी वर्ग में से एक वर्ग द्वारा जो है वो ये पद उपाध्यक्ष का धारित किया जाएगा। तो एक महिला और एक होंगे एसटी, एससी, ओबीसी में से। कब? जब जो अध्यक्ष है वो क्या हो, जनरल हो, और अध्यक्ष यदि एसटी है तो ये ओबीसी, ये एक महिला तो रहेगी ही, और एक जो उपाध्यक्ष है या उपसभापति जिसको कहेंगे वो कोई भी हो सकता है, यदि अध्यक्ष क्या हो, एसटी, एससी या ओबीसी हो। यदि अध्यक्ष एसटी, एससी या ओबीसी नहीं है तब एक महिला होगी और दूसरा सदस्य एसटी, एससी, ओबीसी में से कोई एक होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो फिर से पूछेंगे। परंतु अनुसूचित क्षेत्र में संचालित नागरिक सहकारी बैंक या नगरीय सहकारी साख सोसाइटी या बचत सोसाइटी से भिन्न ऐसी संसाधन सोसाइटी की दशा में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से ही किया जाएगा।
जो समिति अनुसूचित क्षेत्र में एसटी में संचालित हो रही है, एसटी वाले क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में, तो वहां पर अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन जो संसाधन सोसाइटी है, ठीक है, साख सोसाइटी या बचत सोसाइटी से भिन्न कोई संसाधन सोसाइटी है जो अनुसूचित क्षेत्र में संचालित हो रही है, तो वहां पर अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल एसटी सदस्यों में से ही एक में होगा। यहाँ जनरल का नहीं चांसेस हैं, ठीक है, अनारक्षित में से नहीं होगा, केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से ही किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए एक, अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है कोई जाति, मूल वंश या जनजाति या किसी जाति, मूल वंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट है। आप जानते हैं कि धारा 340 और 341 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचीबद्ध किया गया है, और ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी राज्य के किसी भी जाति को उसके कुछ मापदंड के अनुसार जो अभी निर्धारित की गई है उसमें उसको जनजाति घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ किसको कहा जाएगा दिया गया है, अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत कोई जनजाति, जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ से संबंध उस रूप में विनिर्दिष्ट है। छत्तीसगढ़ में उस रूप में उसको विनिर्दिष्ट किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है अनुसूचित जनजाति के रूप में, तो वो अनुसूचित जनजाति कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे 5 का की। 5 का, उपभोक्ता सोसाइटी में एक अध्यक्ष या सभापति और एक उपाध्यक्ष या उप सभापति होगा जिसमें एक महिला होगी, ठीक है, जिनमें से एक महिला होगी। यहां पर क्या कहा गया है, उपभोक्ता सोसाइटी है, इस उपभोक्ता सोसाइटी में एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उप सभापति आप कुछ भी कह लीजिए, उपाध्यक्ष होगा, और इन दोनों में से ये 2 पद हो गए, एक ये और ये दूसरा, इन दोनों में से एक जो है वो क्या होगी, फीमेल होगी, महिला होगी, ठीक है, ये कहा गया है 5 का में। 6 नंबर की बात करें तो देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति जो किसी केंद्रीय सहकारी बैंक में वैयक्तिक सदस्य है, केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटी में कोई भी विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी केंद्रीय सहकारी बैंक में वैयक्तिक सदस्य है, व्यक्ति होने के नाते सदस्य है, तो केंद्रीय और या शीर्ष सोसाइटी में कोई भी विनिर्दिष्ट पद वो धारण नहीं करेगा। बात करें 7 का की, तो 7 का, सदस्य जो बिना किसी उचित कारण के लगातार 3 सभाओं में जानबूझकर अपने आप को अनुपस्थित रखता है, तो कोई सदस्य यदि 3 सभाओं में वो नहीं जाता है, अनुपस्थित होता है, और जो उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान के पश्चात प्रमाणित हो गया है और उसको सुनवाई के लिए बुलाया गया कि आप क्यों नहीं आए, और ये प्रमाणित हो गया कि वो जानबूझकर नहीं आ रहा है, तो बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने से परिविरत हो जाएगा। सदस्य के रूप में कार्य करने से परिविरत मतलब बाहर हो जाएगा, विरत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा और सभी परिणामिक लाभों से भी वंचित हो जाएगा। सभी परिणामिक जो परिणाम बाद में लाभ मिलेगा उससे भी वो क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, यदि वो 3 बार सभा में जानबूझकर अनुपस्थित रहता है तब, ठीक है। चलिए 7 ख देखें, किसी सहकारी सोसाइटी में कोई भी सदस्य बोर्ड के सदस्य के रूप में, किसी सहकारी सोसाइटी में कोई भी सदस्य बोर्ड के सदस्य के रूप में प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा। देखिए कोई भी सहकारी सोसाइटी में, किसी सहकारी सोसाइटी में कोई भी सदस्य, ठीक है, सहकारी सोसाइटी में जो कोई भी सदस्य है बोर्ड के सदस्य के रूप में, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा, निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होगा, और न ही ऐसी सहकारी सोसाइटी के प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि को बोर्ड के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा।
जब तक, ठीक है, कोई भी सदस्य जो है बोर्ड के सदस्य के रूप में या प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन नहीं कर सकता, नहीं मत दे सकता है। कब तक? जब तक कि वह ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली, विहित की जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा सभी प्रकार की सोसाइटियों के लिए इस संबंध में समय समय पर विहित किया जाए, का उपभोग नहीं कर लिया हो। तो यहाँ पर सोसाइटी द्वारा जो की जाने वाली, सोसाइटियों के लिए की जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर को उसने जो है वो उसका उपभोग नहीं कर लिया हो, तब तक वो इन अधिकारों का जो है वो प्रयोग नहीं कर सकता बोर्ड के सदस्य के रूप में, या मत देने के लिए, या निर्वाचन से संबंधित। इसमें संशोधन है मित्रों उपधारा 7 के खंड ख में, और संशोधन भी लगभग सेम है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 2020 में किसी सहकारी सोसाइटी में कोई भी सदस्य बोर्ड के सदस्य, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन हेतु अर्हित नहीं होगा। न ही ऐसी सहकारी सोसाइटी के प्रत्यायुक्त प्रतिनिधि को बोर्ड के किसी निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होगा, जब तक कि उसने ऐसी सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर, जैसा कि संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में इस संबंध में विहित हो, का उपभोग नहीं कर लिया है। तो उपविधियों में जो बताई गई है कि आप इस सोसाइटी के इन नियमों का पालन करेंगे या इन सेवाओं का उपभोग करेंगे, उसके पश्चात ही आप अधिकारी होंगे। यदि वो उसका उपयोग नहीं कर पाया है न्यूनतम स्तर का, जैसा कि संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में संबद्ध है, तो वह जो है वो क्या नहीं कर सकता, निर्वाचन हेतु अर्हित नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये थ्योरेटिकल पॉइंट एक बार में समझ नहीं आएगा, आपको वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। अगर वीडियो से भी समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको पढ़िए, आपको नोट्स भी मिल रहा है उससे, तब आपको क्लियर होगी। 2-3 बार पढ़ेंगे तब। देखिए, इस अधिनियम 8वां, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, जिनमें 2 महिलाएं होंगी। अब यहाँ पर देखिए सदस्य कितनी होनी चाहिए, 8 में स्पष्ट कर दिया गया है। इस अधिनियम में इसके अधीन बनाए गए नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विशिष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या 21 होगी, जिसमें 2 क्या होगी, महिलाएं होंगी। 2 क्या होगी, महिलाएं होंगी, ठीक है, स्पष्ट है। परंतु इस धारा की उपधारा 9 के उपबंधों के अधीन नियुक्त संयोजित विशेषज्ञ सदस्य एवं पदेन सदस्य और धारा 52 की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन नियुक्त शासकीय नामिती और कार्यकारी संचालकों को बोर्ड के ऐसे 21 सदस्यों की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा। अगर सोसाइटी कोई सदस्य विशेषज्ञ सदस्य जो है इसमें संयोजित करता है, चुनकर लाता है, पदेन सदस्य के रूप में कोई कार्य करता है, या धारा 52 की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई शासकीय नामिती है, शासकीय रूप से कोई व्यक्ति आया है, या कार्यकारी संचालक है, तो ये कार्य संचालक जो बोर्ड में शामिल हैं, ये ऐसे 21 सदस्य जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसकी गणना में नहीं आएंगे। अपवर्जित मतलब वो बाहर रखा जाएगा, वो 21 सदस्यों की गणना में नहीं आएंगे। शासकीय अधिकारी धारा 52 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार कार्यकारी संचालक, विशेषज्ञ सदस्य एवं पदेन सदस्य, ये 21 लोगों के सदस्यों की टीम में गणना इनकी नहीं होगी। इस बात को स्पष्ट किया गया है 8 नंबर में। चलिए नेक्स्ट देखें 9वां, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड उन व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा जिन्हें ऐसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंध, वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो अथवा ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हो जो ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किए जा रहे उद्देश्यों और क्रियाकलाप से संबंधित है। तो यहाँ पर इस अधिनियम में क्या कहा गया है कि किसी बात के होते हुए भी बोर्ड उन व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में संयोजित करेगा
जिन्हें सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंध और वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो अथवा ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हो जिसकी कार्यकलाप जो क्रियाकलाप है सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो 21 लोगों के सदस्यों की टीम में शामिल नहीं होगा। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। परंतु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या इस धारा की उपधारा 8 में विनिर्दिष्ट 21 सदस्यों के अतिरिक्त 2 से अधिक नहीं होगी। अब यहाँ पर 21 सदस्य में तो शामिल नहीं होगा, ये भी कंफर्म है, लेकिन ये सदस्यों की संख्या जो बाहर ऐसे आप एक्सपर्ट लोगों को ला रहे हैं उनकी संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। स्पष्ट लिख दिया गया है इसमें 2 से 21 सदस्यों के अतिरिक्त 2 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्य सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्य की हैसियत से मैदान करने के हकदार नहीं होंगे और न ही बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचन होने के लिए पात्र होंगे। तो ये सदस्य न ही बोर्ड के निर्वाचन में ऐसे सदस्यों का मतदान करने के हकदार नहीं होंगे, ठीक है, एज अ सदस्य, और न ही बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित हो पाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें 48 का, विनिर्दिष्ट पद धारण करने की निर्भरताएं। ऐसे क्या है जो आप इन पदों को धारण नहीं कर सकते? कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटियों का, एक से अधिक केंद्रीय सोसाइटियों का तथा एक से अधिक प्राथमिक सोसाइटी का विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा। एक समय में वो एक शीर्ष सोसाइटी, एक ही शीर्ष सोसाइटी में, एक केंद्रीय सोसाइटी में और एक ही जो है वो प्राथमिक सोसाइटी में विनिर्दिष्ट पद धारण करेगा। एक से ज्यादा वो धारण नहीं कर सकता। परंतु इस उप धारा के उपबंध एक ही वर्गीकरण वाली सोसाइटियों पर लागू होगा। ये केंद्रीय सोसाइटी है, ये भी एक केंद्रीय सोसाइटी है, तो दोनों का वो पद धारण नहीं कर सकता है। ध्यान देंगे, ठीक है, दोनों का पद वो धारण नहीं कर सकता है, वो एक में ही रहेगा। लेकिन ये केंद्रीय सोसाइटी है, एक प्राथमिक सोसाइटी है, तो यहाँ दोनों का पद वो धारण कर सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक ही सी सोसाइटी में जो है वो अलग अलग जो है वो पद धारण नहीं करेगा। जैसे एक शीर्ष सोसाइटी है, यहाँ भी दूसरी शीर्ष सोसाइटी, तो दोनों के पद वो धारण नहीं कर सकता, लेकिन एक शीर्ष है, एक प्राथमिक है, एक उपभोक्ता है, तो वहां धारण कर सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति जो एक शीर्ष सोसाइटी, एक केंद्रीय सोसाइटी तथा एक प्राथमिक सोसाइटी में कोई विनिर्दिष्ट पद धारण कर रहा है, किसी अन्य शीर्ष सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी से ऐसे विनिर्दिष्ट पद निर्वाचित या नियुक्त हो जाता है, तो वह लिखित पत्र द्वारा जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रार को संबोधित होगा, किसी विनिर्दिष्ट पद पर अपने निर्वाचित या नियुक्त हो जाने की तारीख से 1 मास की कालावधि के भीतर यथास्थिति 1 वर्ष शीर्ष सोसाइटी या एक केंद्रीय सोसाइटी तथा एक प्राथमिक सोसाइटी के सिवा ऐसे अन्य सभी शीर्ष सोसाइटियों, केंद्रीय सोसाइटियों तथा प्राथमिक सोसाइटियों के विनिर्दिष्ट पद से त्यागपत्र दे सकेगा। देखिए, यदि वो क्या है 3 सोसाइटी, शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी में से किसी में से वो एक सदस्य है, ठीक है, ये प्राथमिक है, ये केंद्रीय है, और एक जो है वो प्राथमिक सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी और शीर्ष सोसाइटी, तो इसमें से वो सदस्य है, और वो दूसरी शीर्ष सोसाइटी में भी सदस्य निर्वाचित हो गया, या दूसरी केंद्रीय सोसाइटी में या दूसरी प्राथमिक सोसाइटी में सदस्य निर्वाचित हो गया, तो वह 1 माह के भीतर, जिस दिन उसका निर्वाचित हुआ उसके 1 माह के भीतर, ठीक है, 30 दिन के भीतर वो रजिस्ट्रार को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखेगा और अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है, रजिस्ट्रार को संबोधित करते हुए एक त्याग पत्र वो दे देगा। ठीक है, याद रखेंगे, वो डबल सोसाइटियों में जानी विनिर्दिष्ट पद से त्याग पत्र दे देगा। तीसरा, यदि उपधारा 2 के अधीन त्याग पत्र देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर त्याग पत्र देने में असफल रहता है, यदि वह 30 दिन, निर्वाचित होने के 30 दिन के भीतर त्याग पत्र देने में कोई व्यक्ति असफल है, तो
ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति एक शीर्ष या एक केंद्रीय या प्राथमिक सोसाइटी जिसमें वह ऐसे पश्चातवर्ती निर्वाचन या नियुक्ति के पूर्व पहले से ही विनिर्दिष्ट पद धारण किए हुए था के सिवाय अन्य सभी शीर्ष या केंद्रीय सोसाइटियों या प्राथमिक सोसाइटियों के विनिर्दिष्ट पद से त्यागपत्र दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, मैंने अभी बताया एक शीर्ष सोसाइटी, एक केंद्रीय सोसाइटी और एक प्राथमिक सोसाइटी। यदि ये निर्वाचन हुआ दूसरी जगह और ये दूसरी जगह शीर्ष सोसाइटी में शामिल हो गया सदस्य के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पर इसने त्याग पत्र देना है, 30 दिन के अंदर त्याग पत्र देगा। यहाँ पर पिछले वाले में यदि ये 30 दिन तक त्याग पत्र नहीं दिया तो और ये काल अवधि गुजर गई तो उसके बाद ये समझा जाएगा कि ये जो नया निर्वाचित हुआ था यहाँ से ये स्वयं इसका त्याग पत्र हो गया समझा जाएगा और ये पुराने का ही सदस्य रहेगा। ठीक है, तो केंद्रीय सोसाइटी प्राथमिक सोसाइटी के विनिर्दिष्ट जो पद होगा उसी पद में ही रहेगा, ये पुराना जो है उस पद में। ठीक है, नया पद जो है वो धारण नहीं करेगा। मेरे ख्याल से स्पष्ट है ये। चलिए 48 ख की बात करें मित्रों, तो प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त। पहला, प्रत्येक सोसाइटी की बोर्ड सभापति या उपसभापति के निर्वाचन के समय ऐसे प्रतिनिधि को भी निर्वाचित करेगी जो उसका प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटियों में करेंगे और बोर्ड द्वारा ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि को तब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि बोर्ड का आगामी चुनाव नहीं हो जाता है। तो सिंपल है, बोर्ड के सभापति या उपसभापति के निर्वाचन के समय एक प्रतिनिधि भी नियुक्त किया जाएगा, निर्वाचित करेगा। ठीक है, उसका प्रतिनिधि अन्य सोसाइटियों में करेंगे, उसका प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटियों में करेंगे और बोर्ड द्वारा ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को तब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा जब तक बोर्ड का आगामी चुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें 2 का, किसी सोसाइटी से जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के यहाँ के हैं, वहां ऐसा प्रतिनिधि केवल ऐसी जातियों या जनजातियों के सदस्यों में होगा। किसी सोसाइटी के से जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में है, वहां ऐसा प्रतिनिधि, तो इसमें से जो प्रतिनिधि चुना जाएगा तो जो सदस्य हैं, जैसे 100 सदस्य हैं, वहां अगर 50 सदस्य एसटी या एससी से होंगे तो प्रतिनिधि केवल एसटी या एससी में से ही चुना जाएगा। कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं तो वहां प्रतिनिधि केवल ऐसी जातियों या जनजातियों के सदस्यों में से ही चुना जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए कमेंट जरूर करिएगा कि मित्रों बहुत मेहनत का काम है ये, तो कमेंट जरूर करें। ठीक, चलिए किसी सोसाइटी में जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग के हैं वहां ऐसा प्रतिनिधि ऐसे वर्ग के सदस्यों में से होगा। कोई सोसाइटी 200, इसमें सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 सदस्य क्या हैं, अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, मतलब 33 या 34 लोग ओबीसी वर्ग के हैं, तो जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो ओबीसी वर्ग का ही होगा, अन्य पिछड़े वर्ग का ही होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में उसके साधारण निकाय का गठन प्रत्ययुक्तों के निर्वाचन द्वारा किए जाने का उपबंध है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि साधारण निकाय का गठन प्रत्ययुक्तों के निर्वाचन द्वारा किया जाएगा, तो वह सोसाइटी साधारण निकाय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण ऐसी रीति से करेगी कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थान जहां तक संभव हो उसी अनुपात में हो जो प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का उस सोसाइटी के कुल सदस्य संख्या के साथ है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्ययुक्तों का निर्वाचन उसी, सिंपल सी भाषा में समझिए, यहाँ पर 100 हैं, 100 में से मैंने बताया 10, 20 या 25 ऐसे कुछ हैं। ठीक है, ओबीसी एसटी एससी का अनुपात, तो यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी का अनुपात उनके सदस्यों, प्रत्येक वर्ग के सदस्यों सोसाइटी के कुल सदस्य संख्या के साथ ही
उसके स्थान आरक्षित किए जाएंगे। तो इसी के आधार पर इसको 2, इसको 2 और इसको 3 या 2 जो भी है, इसके स्थान जो है वो आरक्षित किए जाएंगे, इनके प्रत्ययुक्तों के। ठीक है, स्थान आरक्षित किए जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, यही कहना चाह रहा है, और एक बार पढ़ेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। 48 ग की बात करें तो 48 ग में संशोधन हुआ है मित्रों। ग के खंड में, खंड ख में किसी सोसाइटी का बोर्ड को उसकी उपविधियों के अनुसार निम्नानुसार शक्तियां होंगी। बोर्ड को क्या क्या शक्तियां होंगी जो बोर्ड का गठन होगा? क्या देखें, सदस्यता स्वीकृत एवं समाप्त करना, सदस्यता को किसी सदस्य की स्वीकृत करना या समाप्त करना। ख में संशोधन हुआ है। देखिए धारा 48 ग का संशोधन 48 ग में संशोधित हुआ है खंड ख में। ये खंड ख है कि स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रतिस्थापित किया जाएगा, कि उसके स्थान पर, इसके स्थान पर ये कट गया, अब क्या आ गया, ये आ गया। क्या आ गया? सभापति, प्रतिनिधियों तथा अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित करना। तो अब क्या करेगा बोर्ड ऑफ मेंबर्स, क्या करेंगे? सभापति, प्रतिनिधियों तथा अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित करना भी इनकी शक्तियां में आएंगी। ग सभापति एवं पदधारियों को पद से हटाना। सभापति और पदधारियों को पद से हटाने का काम भी जो है वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स करेंगे। घ रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृंद की संख्या नियत करना। कितने कर्मचारी काम करेंगे? 50, 100, 150, 200 जो भी, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से इसकी संख्या निश्चित की जाएगी। अंगा निम्नलिखित के संबंध में नीतियां बनाना। किसके संबंध में नीतियां बनाना? तो पहला, सदस्यों को सेवाएं देने के लिए संगठन एवं उपबंध तैयार करना। सदस्य जो है इनको सेवाएं देने के लिए संगठन तैयार करना और उपबंध, उनके नियम कानून बनाना, ये भी जो है बोर्ड की शक्तियां होंगी। दूसरा, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृंद की अर्हताएं, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से जो काम करने वाले लोग हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उनकी भर्ती कैसी होगी, सेवा शर्तें क्या होंगी, और कर्मचारी वृंद से संबंधित अन्य विषय, जैसे अन्य विषय पर भी जो है अधिकार किसका होगा? बोर्ड का होगा। नेक्स्ट देखिए 3, निधि की अभिरक्षा एवं विनिधान का ढंग। निधियां जितनी भी प्राप्त होंगी उनकी रक्षा करना और उनका विनिधान कैसे होगा उसका ढंग भी बताना। उसका विधान मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन होना है या किसी को लाभ दिया जाना है, उसका अंश दिया जाना है, तो वो सब कैसे होगा इसका भी निर्धारण बोर्ड करेगा। चौथा, लेखाओं के रखे जाने की रीति, लेखा कैसे रखे जाएंगे उसकी रीति। पांचवा, निधियों का संचालन, उपयोग एवं विनिधान। निधियों का संचालन अभी बताया, उनका उपयोग कैसे करेंगे, उनका विनिधान ये भी बोर्ड करेगी। 6, फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियां के सही सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंधन। इजी है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 प्रकार की शक्तियां उनको प्राप्त होंगी। 4, साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, योजना एवं बजट प्रस्तुत करना भी इनका काम है। ठीक है, साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट पढ़ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, योजना एवं बजट प्रस्तुत करना। 6, संपरीक्षा तथा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना इनका अधिकार होगा, शक्तियां होंगी। ऐसे अन्य समस्त कृत्य करना जो उपविधियों में निर्दिष्ट हो। इसके अलावा अन्य जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट कार्य हैं उनको भी जो है वो बोर्ड करेगी। ठीक है, तो ये सारी इसकी शक्तियां हैं, आप याद रखेंगे। ये था दोस्तों 48। अब देखेंगे साधारण सम्मेलन, धारा 49। मैंने बताया दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी का प्रबंधन और वार्षिक साधारण सम्मेलन। तो धारा 49 वार्षिक साधारण सम्मेलन के संबंध में है। इसमें देखिए उपधारा 1, प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह की कालावधि के भीतर अपने सदस्यों का साधारण सम्मेलन निम्नलिखित प्रयोजन के लिए बुलाएगी। तो प्रत्येक सोसाइटी जो है वित्तीय वर्ष जो हमारा है वो अप्रैल से लगाकर 31 अप्रैल से लगाकर मार्च तक दोस्तों हमारा होता है ना। मार्च क्लोजिंग हमारा वित्तीय बजट प्रस्तुत होता है, तो 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक मान के चलिए
तो यहाँ पर प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह की कालावधि के भीतर अपने सदस्यों का साधारण सम्मेलन निम्नलिखित प्रयोजन के लिए बुलाएगी। का सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का जो कि बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया हो अनुमोदन करने के लिए। ठीक है, इसको एक बार पढ़िएगा मित्रों, आपको ये ज़्यादा सूटेबल, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का जो कि बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया कार्यक्रम हो उसके अनुमोदन करने के लिए बुलाएगा, पहला बात। दूसरा बात, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन यदि वो कराया जाना अपेक्षित हो गया है तो सम्मेलन बुलाएगा। ठीक है, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए सम्मेलन बुलाया जाएगा। नेक्स्ट स्पष्टीकरण देखिए, बोर्ड का निर्वाचन अपेक्षित हो गया है यह तब समझा जाएगा जबकि बोर्ड की अवधि वार्षिक साधारण सम्मेलन की तारीख से 3 मास की कालावधि के भीतर समाप्त हो जाए। बोर्ड की अवधि समाप्त हो गई है, निर्वाचन अपेक्षित हो गया तब समझा जाएगा जब आज यदि 1 जनवरी में इसका क्या बुलाया जाना है, वार्षिक सम्मेलन बुलाया जा रहा है, साधारण सम्मेलन की तारीख से 3 माह के भीतर जनवरी, फरवरी, 1 मार्च, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल तक इसकी कालावधि के भीतर समाप्त हो जाए तो बोर्ड का निर्वाचन, बोर्ड की अवधि जो है वो 1 जनवरी को अगर सम्मेलन बुलाया जा रहा है तो 1 अप्रैल तक इसका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाना चाहिए, तभी बोर्ड का निर्वाचन अपेक्षित हो गया है यह समझा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सम परीक्षा रिपोर्ट यदि प्राप्त हुई हो तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, सम परीक्षा रिपोर्ट यदि आ गई है तो उस पर विचार करने के लिए या वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। शुद्ध लाभ के व्ययन के लिए, शुद्ध लाभ के विचार के लिए। ठीक है। किसी अन्य विषय पर जो कि उपविधियों के अनुसार उपस्थापित किया जाए विचार करने के लिए। किसी अन्य विषय पर कोई दूसरा ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो उपविधियों के अनुसार उपस्थापित किया जाना है तो उस पर विचार करने के लिए जो है वो सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अगले वर्ष के लिए बजट पेश करने के लिए, आगामी वर्ष के लिए बजट क्या होगा, बजट पेश करने के लिए बुलाया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सम परीक्षक की नियुक्ति के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष में सम परीक्षक कौन होगा उसकी नियुक्ति के लिए वार्षिक बजट बुलाया जाए, वार्षिक सम्मेलन बुलाया जाएगा। परंतु रजिस्ट्रार उस सम्मेलन के सिवाय जिसमें कि निर्वाचन बोर्ड के कार्यकाल का जो कि उपधारा 7 में विनिर्दिष्ट किया गया है अवसान होने पर किए जाने हैं, ऐसा सम्मेलन करने की काल अवधि को 3 मास से अनधिक और काल अवधि के लिए बढ़ा सकेगा। तो रजिस्ट्रार जो है वो निर्वाचन बोर्ड के कार्यकाल का जो कार्यकाल है उसका बचा हुआ है जो कि उपधारा 7 में विनिर्दिष्ट किया गया है अवसान होने पर किए जाने हैं। ठीक है, उसके समाप्त होने पर किया जाना है। तो ऐसा सम्मेलन करने की काल अवधि, तो जो सम्मेलन की काल अवधि है को वो 3 मास के से अनधिक 3 मास तक बढ़ा सकता है, 3 मास से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है। उसकी काल अवधि को, सम्मेलन की काल अवधि को वो 3 मास तक बढ़ा सकता है, 3 मास से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता रजिस्ट्रार, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखें, परंतु यह और भी कि जहां किसी सोसाइटी के संबंध में धारा 69 के अधीन समापन का आदेश जारी किया गया हो तो वहां वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाना आवश्यक नहीं है। जहां पर धारा 69 के अधीन किसी सोसाइटी का समापन का आदेश जारी कर दिया गया तो वहां पर वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाना दोस्तों आवश्यक नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 49 बोर्ड के सदस्यों, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधियों के यदि कोई हो निर्वाचन का संचालन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विहित रीति में किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सदस्यों, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधियों के यदि कोई हो तो निर्वाचन का संचालन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विहित रीति में मतलब जैसा कि दर्शाया गया है उस रीति में, जैसा बनाया गया है, जैसा निर्धारित किया गया है उस रीति में किया जाएगा।
2, ऐसे सम्मेलन की सूचना उस जिले के जिसमें की सोसाइटी स्थित हो उप सहायक रजिस्ट्रार को सम्मेलन की तारीख से कम 14 दिन पूर्व भेजी जाएगी। तो वहां पर किसको, उप सहायक रजिस्ट्रार को सम्मेलन के तारीख से कम 14 दिनों पूर्व सूचना देनी होगी यदि ऐसा सम्मेलन आपको बुलाना है जहां पर निर्वाचन होने की संभावना है हो। तो निर्वाचन की संभावना वाले सम्मेलन में कम से कम 14 दिन पूर्व जो है वो रजिस्ट्रार, उप सहायक रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देनी होगी। तीसरा, उप सहायक रजिस्ट्रार ऐसे सम्मेलन में स्वयं हाजिर हो जाएगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। तो इस उप सहायक रजिस्ट्रार ऐसे सम्मेलन में स्वयं हाजिर हो सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। चौथा देखिए मित्रों, उप सहायक रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उपधारा के खंड का घ अंगा या में विनिर्दिष्ट किए गए विषयों से संबंधित किसी भी मामले के बारे में सम्मेलन को संबोधित करें। इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। पांचवा देखिए, यदि साधारण सम्मेलन उपधारा 1 के अधीन उसके लिए विहित की गई कालावधि के भीतर बुलाने में या उपधारा 1 की अपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया गया हो तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा किसी ऐसे ऑफिसर को जिसका कि ऐसा सम्मेलन बुलाने का या उपधारा 1 के उपबंध का अनुपालन करने का कर्तव्य था और जिसने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना पूर्वोक्त उपधारा के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में चूक की हो तो पद के लिए निर्वाचित होने या पद पर रहने के लिए 3 वर्ष से अनधिक ऐसी काल अवधि तक के लिए जिसे कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे निरहित घोषित कर सकेगा। और उस ऑफिसर पर यदि वह ऑफिसर सोसाइटी का कर्मचारी हो 5,000 रुपये से अनधिक किसी भी रकम की शास्ति मतलब दंड अधिरोपित कर सकेगा। परंतु इस शास्ति मतलब जुर्माना या दंड, परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों के संयुक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता। शॉर्टकट में समझिएगा, यदि कोई सोसाइटी है इसमें निर्वाचन के लिए सम्मेलन बुलाया जाना है या कोई उपविधियों का अनुपालन किया जाना है तो ऐसा करने में यदि ये ऑफिसर चूक जाता है तो उसको रजिस्ट्रार जो है वो क्या कर सकता है, उसकी जो नौकरी है वो जिस पद पर है उस पद से उसको 3 वर्ष से कम वो जितना चाहे 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीना के लिए निर्हरित घोषित कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। इसके अलावा उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है यदि उसने पालन करने कोई मतलब बिना ठोस रीजन के उसने ऐसी गलती की है या ऐसा चूक किया है तो। लेकिन ये तभी किया जाएगा जब उसको सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। और सुनवाई कौन करेगा, संयुक्त रजिस्ट्रार से कम छोटे पद वाला ना हो। ठीक है, संयुक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से अनिम्न मतलब इससे छोटा पद श्रेणी का कोई अधिकारी द्वारा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता। मतलब इसके समकक्ष कोई अधिकारी इसके सुनेगा तब उसको जो है वो दंडित किया जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर कट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें 6 की, यदि किसी सोसाइटी की उपविधियां बोर्ड के समस्त या कुछ सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर किए जाने का उपबंध करती है। यदि कोई सोसाइटी की उपविधियां हैं, नियम है, उसमें बोर्ड के समस्त या कुछ सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय टेरिटोरियल आधार पर किए जाने का नियम बनाती है तो बोर्ड के ऐसे सदस्य क्षेत्र में से साधारण सम्मेलन के पूर्व की किसी तारीख को उपविधियों के उपबंधों के अनुसार उस क्षेत्र के सदस्यों के किसी सम्मेलन में
निर्वाचित किए जाएंगे, उसके परिणाम सोसाइटी के सूचना फलक पर तथा वार्षिक साधारण सम्मेलन की कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पूर्व साधारण सम्मेलन के स्थान पर भी लगाए जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, किसी सोसाइटी के उप विधियों के समस्त बोर्ड के समस्त सदस्य जो हैं या कुछ सदस्य जो हैं वो क्षेत्रीय आधार पर इनका निर्वाचन किया जाना है। तो बोर्ड के ऐसे सदस्य क्षेत्र में साधारण सम्मेलन के पूर्व ही किसी तारीख को इस उप विधियों के उपबंधों के अनुसार इस क्षेत्र के सदस्यों के किसी सम्मेलन में निर्वाचन किया जाएगा और उसके परिणाम को सोसाइटी के सूचना फलक में लगाया जाएगा तथा जिस दिन वार्षिक साधारण सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ होनी है उसके होने के पूर्व भी साधारण सम्मेलन के स्थान पर उसके फलक में वहां पर जो है वो इसकी सूची, इसका जो है वो परिणाम लगाया जाएगा। ये कहा जा रहा है उपधारा 6 में। चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट, किसी भी सोसाइटी के प्रत्येक वार्षिक साधारण सम्मेलन में बोर्ड सोसाइटी के सामने एक विवरण रखेगी। ठीक है, किसी भी वार्षिक साधारण सम्मेलन में बोर्ड क्या है, सोसाइटी के सामने एक विवरण रखेगी जिसमें बोर्ड के सदस्यों के, उनके कुटुंब के सदस्यों के तथा निकट नातेदारों के नाम, पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान बकाया उधारों या अग्रिमों यदि कोई हो के ब्यौरे दर्शाए गए होंगे। यहाँ पर बोर्ड के सामने सोसाइटी प्रत्येक वार्षिक साधारण सम्मेलन में बोर्ड सोसाइटी के सामने एक विवरण रखेगा जिसमें बोर्ड के सदस्यों के, उनके कुटुंब मतलब उनके परिवारों के, उनकी पत्नी, बेटे वगैरह के, उनके द्वारा लिए गए उधार, उनके दिया गया जो पैसा है उधारों का जो है पूरा ब्यौरा दर्शाया जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, स्पष्टीकरण, उपधारा 7 के प्रयोजन के लिए कुटुंब के सदस्यों के अंतर्गत पति पत्नी तथा आश्रित संतानें होंगी, मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे ही इसके अंतर्गत आएंगे कुटुंब के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मित्रों। 7 का 1 बोर्ड का कार्यकाल उस तारीख से जिसको बोर्ड का प्रथम सम्मेलन किया जाता है 5 वर्ष का होगा। बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? जिस दिन उसका प्रथम सम्मेलन किया जाता है उससे 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होगा। परंतु जहां किसी बोर्ड को अतिष्ठित या निलंबित किया गया है या अधिनियम के अधीन हटाया गया है, किसी न्यायालय के या प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप पुनः स्थापित हो जाती है, वहां वह काल अवधि जिसके दौरान वह बोर्ड यथास्थिति अतिष्ठित, निलंबित या पद पर नहीं रही है, पूर्वोक्त कार्यकाल की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि कोई बोर्ड जो है वो निलंबित कर दी गई, अतिष्ठित हटा दी गई है किसी आदेश के द्वारा, तो उस अधिनियम के अधीन हटाया गया है, तो किसी न्यायालय के या प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप वो पुनः स्थापित हो जाती है, तो वहां वह काल अवधि जिसके दौरान बोर्ड यथास्थिति, निलंबित या पद पर नहीं रही है, पूर्वोक्त कार्यकाल की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी। मतलब पिछला जो 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जा रही थी उसको अब वो गणना नहीं की जाएगी। इसको कहा गया है यदि फिर से इसका क्या किया जाएगा, इसको पुनः स्थापित किया जाएगा तो ठीक है, फिर से इसको पुनः स्थापित किया जाएगा तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसकी गणना वही 5 वर्ष के लिए नहीं की जाएगी जो पूर्वोक्त में किया गया था। इस प्रकार इसको कहा गया है, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसकी गणना यहाँ से लगाकर कितने वर्ष के लिए की जाएगी। इस प्रकार का बात इसमें नहीं दिया गया है दोस्तों। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में हम देखते हैं कि कोई भी जो है वो सदस्य का गणना कब तक समाप्त होती है, कब किया जाता है, पंचायत का कार्यकाल कब समाप्त होगा, कब तक होगा, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से दी गई है, लेकिन यहाँ पर नहीं दी गई है। सिर्फ ये कहा गया है कि इसकी गणना पूर्वोक्त काल अवधि के कार्यकाल की गणना करने से अपवर्जित कर दी जाएगी, मतलब उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, परंतु यह और कि यदि बोर्ड का कार्यकाल मूल कार्यकाल के आधे से कम है, यदि बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष का है और इसका कार्यकाल आधे से कम है, मतलब 2.5 वर्ष होना था लेकिन अब 2 वर्ष ही बचा है, तो बोर्ड जिस वर्ग में आकस्मिक रिक्तियां उद्भूत हुई हैं के संबंध में उसी वर्ग के सदस्य में से नामिती द्वारा बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की जाएगी। यदि कोई सदस्य का पद रिक्त हो गया है, आकस्मिक रिक्ति हुई है, तो बोर्ड
जो है उसी वर्ग के सदस्य में से एक सदस्य को नॉमिनी बनाकर बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की जाएगी। जिस सदस्य का पद रिक्त हुआ है, जैसे एसटी का रिक्त हुआ है तो एसटी का, एससी का रिक्त हुआ है तो एससी का, ओबीसी जिसका भी रिक्त हुआ है उसी सदस्य में से एक सदस्य को बोर्ड में जो चुनकर जो है रिक्तियों की पूर्ति की जाएगी, यदि इसका कार्यकाल आधे से कम वर्ष का बचा है। क्लियर है। नेक्स्ट 2, सोसाइटी की बोर्ड द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उस सोसाइटी के जिसके लिए ऐसा प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया है कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त होगा। अब इसका 2 वर्ष का कार्यकाल बचा है और इसमें बोर्ड के जो सदस्य की नियुक्ति हुई है, वो सदस्य की नियुक्ति हुई है, इसका कार्यकाल भी इस बोर्ड के कार्यकाल के ही साथ समाप्त होगा। मतलब इसकी नियुक्ति भी 2 वर्ष के लिए होगी। जो प्रतिनिधि नियुक्त किया गया ये भी 2 वर्ष तक ही रहेगा। 2 वर्ष बाद सोसाइटी का कार्यकाल समाप्त होगा तो इसका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, परंतु यह कि बोर्ड का प्रतिनिधि उस बोर्ड की जिसका कि वह सदस्य है अवधि समाप्त होने तक अपने पद पर बना रहेगा। सेम बात है, बोर्ड की अवधि समाप्त होने तक वह अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व बोर्ड का निर्वाचन कराया जाएगा। ठीक है। बोर्ड के अवसान के पूर्व, बोर्ड की कार्यकाल की कार्य अवधि समाप्त होने के पूर्व उसका निर्वाचन कराया जाएगा। यदि बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन नहीं कराए जाते हैं या सहकारी सोसाइटी का बोर्ड किसी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्यथा कार्य करने से परिविरत अलग हो जाता है, छूट जाता है, तो बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपने पद रिक्त किए गए समझे जाएंगे। ठीक है। यदि वह ऐसा नहीं करता है, अवसान के पूर्व निर्वाचित नहीं कराए जाते, सहकारी सोसाइटी का बोर्ड किसी न्यायालय के आदेश के कारण अन्यथा कार्य करने से परिविरत हो जाता है, कार्य नहीं कर पाता है, वो रेगुलर वहां जाकर वो इस्तीफा नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपने पद से रिक्त किए गए समझे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा और बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में नहीं समझी जाएंगी। बोर्ड का स्वतः ही क्या हो जाएगा, सदस्यों के कार्य का समापन हो जाएगा और इसकी सारी शक्तियां रजिस्ट्रार में नहीं समझी जाएंगी। और राज्य निर्वाचन आयोग 6 मास के भीतर या सहकारी बैंक के मामले में 12 मास के भीतर निर्वाचन कराएगा। इसमें संशोधन हुआ है मित्रों, इसमें संशोधन हुआ है। इस संशोधन को हम देखते हैं। देखिए, संशोधन में सीधा सीधा लिखा है प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर इतने सारे कंडीशन है लेकिन इसके प्रतिस्थापना में इस प्रकार के कंडीशन नहीं दिए गए हैं। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट कहा गया अधिनियम धारा 2013 द्वारा निम्नलिखित उपधारा 8 के स्थान पर अब यह प्रतिस्थापित दिनांक इस दिन से प्रभावशाली है। ठीक है। तो वो जो 8 हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जो थोड़ी सी बात मैंने की थी वो सिर्फ समझाने के लिए की थी। अब ये प्रतिस्थापित मतलब उसको हटा दिया गया। हटा दिया गया तो क्या लिखा गया, देखिए, यदि उपधारा 7 क में विनिर्दिष्ट कार्यकाल या तत्पूर्व हटाई गई उपधारा 7 क के अधीन बढ़ाए गए कार्यकाल का अवसान होने के पूर्व निर्वाचन नहीं होते हैं तो समिति के समस्त सदस्यों के संबंध में यह समझा जाएगा कि सभी सदस्यों ने अपने पद रिक्त कर दिए गए हैं। ये पिछला भी हम लोगों ने यही पढ़ा था। और समिति की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित होगी, ये भी पिछला हम लोगों ने देखा था। रजिस्ट्रार यथासंभव शीघ्र निर्वाचन कराएगा। अब वहां पर कार्य जो निर्वाचन का समय दे दिया गया था 6 माह मित्रों, और सहकारी सोसाइटी के संबंध में 12 माह या 1 वर्ष का समय जो निर्धारित किया गया था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा है, यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया रजिस्ट्रार यथासंभव शीघ्र निर्वाचन करवाएगा। आगे देखें, परंतु रजिस्ट्रार इस उपधारा के अधीन उसमें निहित सीमित समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया उक्त अधिकारी ऐसे अधिकृत किए जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रार इस उपधारा के अधीन उसमें निहित समिति के शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर देगा जो उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा जिस दिन से उसको अधिकृत किया गया है उसी दिन से। स्पष्ट है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। 9वां का देखिए,
प्रत्येक सोसाइटी धारा 49 का 9 का प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक साधारण सम्मेलन और उसकी बोर्ड के समस्त अन्य सम्मेलनों के समस्त कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित करेगा। कार्यवाही को कार्यवृत्त के पुस्तक में जो है अभिलिखित किया जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा झंझट नहीं है। खा देखिए, ऐसा कार्यवृत्त सम्मेलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को सम्मेलन की समाप्ति के 30 दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा। ऐसा कार्य सम्मेलन में आमंत्रित सदस्य व्यक्तियों को सम्मेलन की समाप्ति के 30 दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार अभिलिखित इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। इस प्रकार अभिलिखित किया गया कार्यवृत्त उक्त सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। जो लिखा जाएगा उसको उस सम्मेलन के अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाएगा दोस्तों, हस्ताक्षरित किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 10 भी विलोपित, 49 का भी विलोपित। आगे चलिए 19 ख की बात करें मित्रों, बोर्ड की कार्यवाहियों का उत्तराधिकारी बोर्ड द्वारा बातिलीकरण। ठीक है, इस अधिनियम में देखिए, इस अधिनियम में उसके अधीन बनाए गए नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी किसी बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी संकल्प रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना उत्तराधिकारी बोर्ड द्वारा उपांतरित या बातिल नहीं किया जाएगा। बातिल मतलब होता है मित्रों, इसका मतलब कई अर्थ निकलते हैं। एक याद रखिएगा आप लोग, रद्द करना, हटाना, रद्द करना, उपांतरित करना, बदल देना। ठीक है, इसका मतलब होता है बदल देना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस अधिनियम में उसके अधीन बनाए गए नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी संकल्प है तो रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी पूर्व मंजूरी के बिना उत्तराधिकारी बोर्ड द्वारा उपांतरित, बदलाव या बातिल नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना उत्तराधिकारी बोर्ड द्वारा इसको नहीं बदला जाएगा और न ही इसको रद्द किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में दोस्तों? नहीं आएगा तो आप कमेंट्स करिएगा, मैंने कई बार बताया है और आप लोग का जोरदार आ भी रहा है। 49 ग लोकहित आदि में मित्रों देखिए, मैंने पहले ही कहा है, आप जितना इंटरेस्ट लेंगे उतनी ज़्यादा क्लासेस आपको मिलेगी। और आप, मुझे दिख रहा है आप लोगों का जो है वो बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा संख्या में है, लेकिन आप लोग न ही मैसेज कर रहे हैं, न ही किसी बात का ढंग से जो है उत्तर मिल पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सहकारी जो है वो तैयारी करने वाले लोग जो हैं इसमें कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखिए, सभी जगह आपको पेड मिलेगा, मुझे नहीं पता कहाँ पर क्या मिल रहा है। कोई कुछ लोग जो आपकी सहयोग के लिए हैं, अगर आप उन्हीं को ही अगर ढंग से सहयोग नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कैसे इस प्रकार से करेंगे, है ना। और आपसे चाहते ही क्या है, पैसा तो मांग नहीं रहे हैं। आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, उनके कमेंट्स कर दीजिए, इतना ही उनके लिए बहुत हो जाता है मित्रों। यही हमारी दौलत हो जाती है, आपका प्यार ही। तो बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। देखिए 49 गा लोकहित आदि में निदेश, एक्चुअल में निवेश है, निवेश देने की सरकार की शक्ति। लोकहित आदि में निर्देश है मित्रों, निवेश नहीं है, ये निर्देश होना चाहिए। हाँ, निर्देश देने की सरकार की शक्ति। इसको ऊपर कर लें थोड़ा। पहला देखिए, यदि राज्य सरकार का रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है, राज्य सरकार को रजिस्ट्रार का रिपोर्ट प्राप्त होने पर या किसी अन्य माध्यम से उसको यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या सरकार द्वारा अनुमोदित हाथ में लिए गए सहकारी उत्पादन और अन्य विकास कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या साधारण सोसाइटी के कामकाज का समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए या सोसाइटी के कार्यकलापों का संचालन उसके सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं या लेनदारों के हितों के लिए अपायकर रीति में किए जाने का निवारण करने के लिए यह आवश्यक है कि साधारणतः किसी वर्ग की सोसाइटियों को या विशिष्टता किसी सोसाइटी या किन्हीं सोसाइटियों को निर्देश जारी किए जाएं तो राज्य सरकार उन्हें समय समय पर निर्देश जारी कर सकेगी और यथा स्थिति सभी सोसाइटियां या यथा
संबंधित सोसाइटी ऐसे निर्देशों के अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा। सिंपल सी बात है, राज्य सरकार किसी भी लोक हित में या किसी भी प्रयोजन से उनको ऐसा समाधान हो जाता है कि किसी सोसाइटी को निर्देश जारी करना है तो वो निर्देश जारी कर सकेगा और उस निर्देशों को मानना सभी संबंधित सोसाइटियों के लिए आबद्ध होगा, मानना ही पड़ेगा, बंधनकारी होगा। मित्रों ये साफ साफ कहा गया है। ठीक है, चलिए नीचे, राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किन्हीं निर्देशों को उपांतरित या रद्द कर सकेगी और ऐसे निर्देशों का उपांतरित या रद्द करना, उपांतरित मतलब मैंने अभी बताया बदलाव या रद्द करने में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह ठीक समझे। मतलब राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए निर्देशों को बदल भी सकती है, रद्द भी कर सकती है और ऐसे निर्देशों को उपांतरित, बदलने या रद्द करने में ऐसी शर्तें भी अधिरोपित कर सकेगी जैसा कि वह ठीक समझे। ये राज्य सरकार अपने निर्देश को बदल सकती है, उसको रद्द कर सकती है और उसमें कंडीशंस भी लगा सकती है यदि उनको जैसा वो ठीक समझते हैं। तीसरा, जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या बोर्ड उपधारा 1 या 2 के अधीन किसी सोसाइटी को जारी किए गए किन्हीं निर्देशों या उपांतरित निर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी थी, ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण या औचित्य के बिना असफल रहता है या रहती है, वहां रजिस्ट्रार, तो यहाँ पर सिंपल है कि उसके निर्देशों का पालन यदि कोई सोसाइटी नहीं करती है, पालन करने में असमर्थ रहती है, तो रजिस्ट्रार 1 किसी बोर्ड के मामले में ऐसी बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही धारा 53 के उपबंधों के अनुसार कर सकेगा। तो रजिस्ट्रार जो है ऐसे बोर्ड के मामले में बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही धारा 53 के अनुसार करेगी। दूसरा, किसी व्यक्ति के मामले में यदि यह व्यक्ति सोसाइटी की बोर्ड का सदस्य है या सोसाइटी का कोई कर्मचारी है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही यथा स्थिति धारा 53 ख के उपबंधों के अनुसार या धारा 55 की उपधारा के अधीन विरचित नियमों के अनुसार कर सकेगा। तो ये व्यक्ति के मामले में भी और बोर्ड के मामले में भी रजिस्ट्रार जो है वो कार्रवाई कर सकता है। और इसमें कौन कौन सी धारा 53 के तहत, धारा 53 ख के तहत और धारा 55 की उपधारा 1 के अधीन विरचित नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगा कौन? रजिस्ट्रार उन सदस्यों के विरुद्ध। आगे देखें, परंतु ऐसे निर्देश जिसमें सोसाइटी की वित्तीय हानि अंतर्वलित है, परंतु ऐसे निर्देश जिसमें सोसाइटी का वित्तीय हानि होना है ना, हो सकता है, ऐसी सोसाइटी की बोर्ड की और यहाँ जहाँ आवश्यक हो वहाँ राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की पूर्व सहमति से ही और साथ ही साथ ऐसी हानियों की पूरी तरह से प्रतिकार करने हेतु सम्यक रूप से उपबंध और अग्रिम आवंटन करने के पश्चात ही किया जाएगा। तो जहां पर वित्तीय लेन देन से संबंधित है, हानि होने से संबंधित है, वहां पर वित्तीय संस्थाओं की पूर्व सहमति के साथ उन हानियों को पूरी तरह से रोकने के लिए सम्यक रूप से उपबंध बनाया जाएगा और उसके पश्चात ही इस प्रकार का कार्य जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अग्रिम आवंटन करने के पश्चात ही किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा। 49 घ देखें, विनियम बनाने के निर्देश देने के रजिस्ट्रार की शक्ति। विनियम बनाने, उपनियम या विनियम कह सकते हैं आप। यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि सोसाइटी की वित्तीय स्थिति और उसमें सरकार के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए या आवश्यक है कि उसके व्यापार या कामकाज करने की रीति का विनियमन किया जाए, तो वह उस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए ऐसी सोसाइटी को निर्देश दे सकेगा कि वह उस निमित्त विनियम बनाए और उन्हें अनुमोदन हेतु उसके पास भेजे। तो अगर इस प्रकार के विनियमन व्यापार को बढ़ाने के लिए उस लोक हित के लिए आवश्यक है, तो वो जो सोसाइटी है वो विनियम बना सकती है और अगर नहीं बनाती है तो रजिस्ट्रार उनको निर्देशित करेगा कि वो इस प्रकार का विनियम बनाए और अनुमोदन के लिए उनके पास भेजे। तो ये रजिस्ट्रार कर सकता है। ठीक है। दूसरा, इसमें यह बात कही गई है कि सोसाइटी द्वारा बनाए गए सॉरी मित्रों, बरसात की वजह से सर्दी। सोसाइटी द्वारा बनाए गए विनियमों के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार उन्हें
उपांतरणों बदलाव सहित, उपांतरण मतलब बदलाव सहित या उपांतरणों के बिना या बिना बदलाव के अनुमोदित कर सकेगा। रजिस्ट्रार उसको बदलाव सहित अनुमोदित कर सकता है यदि उसको लगता है कि कुछ बदलाव किया जाना चाहिए और उसको लगता है कि ये बिल्कुल सही है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेगा और अनुमोदित कर देगा। ऐसे विनियमों के अनुमोदित हो जाने पर वह सोसाइटी अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करेगी। ठीक है, वह अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार ही करेगी यदि उसका विनियमन का जो है वो अनुमोदन रजिस्ट्रार ने कर दिया है तो। तीसरा, यदि कोई सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा 1 के अधीन निर्देशित किए जाने पर ऐसे विनियम उस तारीख से जिसको ऐसा निर्देश दिया गया है 3 मास की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रार को भेजने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे विनिमय स्वयं बनाएगा या बनवाएगा और सोसाइटी को यह अपेक्षा करेगा कि वह अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करे। तदुपरि वह सोसाइटी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, अगर वो नहीं बनाते हैं तो इसमें रजिस्ट्रार स्वयं विनिमय बनाएगा और उस विनियमों का अनुमोदन करने के लिए उनके पास भेजेगा। अनुमोदन करने के पास वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो उनका जो है पालन सोसाइटी जब अपना कामकाज उसकी विनियमों के अनुसार करे और उसके अनुसार उनको करने के लिए आबद्ध क्या होंगे, वो आबद्ध होंगे, बंधनकारी होंगे। बात करें 49 अंगा कतिपय परिस्थितियों में प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति। ऐसे सिचुएशनों में जहां पर प्रबंध संचालक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। कब? पहला देखिए, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसी शीर्ष सोसाइटी के लिए जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिधाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है, प्रथम वर्ग के अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रबंध संचालक होगा जिसका चयन राज्य स्तर पर गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, शीर्ष सोसाइटी का अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, सहायक सोसाइटी और शीर्ष सोसाइटी के बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट एक संचालक होगा। इसमें राज्य सरकार, दोस्तों देखिए इसमें क्या कहा गया है, अधीन बनाए गए नियमों विधियों में अंतर्विशिष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसी शीर्ष सोसाइटी के लिए जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिधाय किया है, अब राज्य सरकार की अंश पूंजी या उधार या वित्तीय सहायता दी है, तो ऐसी जगह में वो एक प्रथम श्रेणी का जो है वो क्लास 1 ऑफिसर जो है वो यहाँ पर प्रबंध संचालक के रूप में नियुक्त करने के लिए एक राज्य स्तर पर गठित बोर्ड गठन करेगा। राज्य स्तर पर जो एक प्रबंध संचालक नियुक्त करेगा जो प्रथम श्रेणी का अधिकारी होगा जिसमें कृषि उत्पादक आयुक्त, शीर्ष सोसाइटी का अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी और शीर्ष सोसाइटी के बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट एक संचालक होगा। इनके द्वारा बताया गया क्या होगा, एक संचालक होगा। यहाँ पर देखिए, परंतु यदि बोर्ड प्रबंध संचालक का चयन सर्वसम्मति से करने में असमर्थ रहती है, परंतु यदि बोर्ड जो है वो प्रबंध संचालक का जो चयन है वो सर्वसम्मति से करने में असफल रहती है तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा। तो मामला राज्य सरकार के पास जाएगा और राज्य सरकार का जो निर्देश है, राज्य सरकार का जो निर्णय है, राज्य सरकार का जो निश्चय है वह अंतिम होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले बोर्ड नियुक्त करेगा जिसमें जो लोग सदस्य हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त जो है शीर्ष सोसाइटी का, वो सारे सदस्य रहेंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है वो क्या किया जाएगा, राज्य सरकार करेगी जिसका विनिश्चय क्या होगा, अंतिम होगा। खा, प्रबंध संचालक बोर्ड का पदेन सदस्य होगा। जो प्रबंध संचालक नियुक्त किया जाएगा वो बोर्ड का पदेन सदस्य होगा मित्रों, ठीक है। प्रबंध संचालक नियुक्त करेगा वो क्या होगा, बोर्ड का पदेन सदस्य होगा। दूसरा का देखें, प्रत्येक केंद्रीय सोसाइटी के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन केंद्रीय सोसाइटी के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी
जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या उधारों, डिबेंचरों या अग्रिमों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है, किसी अन्य रूप में अनुदान दिए हैं, वहां द्वितीय श्रेणी के अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का एक प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक होगा जो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और बोर्ड का पदेन सदस्य होगा। देखिए, केंद्रीय सोसाइटी में जो अधिनियम है के अधीन कोई बात के होते हुए भी जहां राज्य सरकार ने इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, अंश पूंजी अभिदाय की दी है, उधार दिया है, अग्रिमों के प्रतिदाय, प्रत्याभूति, जमानत दी है या किसी भी रूप में उनसे अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त किया है, वहां पर राज्य सरकार एक द्वितीय श्रेणी के अधिकारी को वहां पर प्रबंध संचालक के रूप में नियुक्त करेगा, जो इसका महाप्रबंधक होगा, जो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक भी होगा। ठीक है, जो सोसाइटी का क्या होगा, मुख्य कार्यपालक भी होगा और बोर्ड का पदेन सदस्य भी होगा, और सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक भी होगा। इससे पहले का जो स्टेटमेंट है उसको भी आप पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों मैं आपको दिखा देता हूं, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो ये प्रबंध संचालक जो नियुक्त हो रहा है ना, ये प्रबंध संचालक जो नियुक्त किया जा रहा है वो उपयोगिता में किसी बात की होती है, ऐसे शीर्ष सोसाइटी के लिए है, किसी शीर्ष सोसाइटी के लिए जहां राज्य सरकार अंश पूंजी लगाती है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये केंद्रीय सोसाइटी के लिए, प्रत्येक केंद्रीय सोसाइटी के लिए इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, है ना, उपयोगिता में अंतर्विष किसी बात की होती है भी जहां राज्य सरकार अंश पूंजी में किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, प्रतिदाय है, डिबेंचरों या अग्रिमों के प्रतिदाय है या जमानत दी हुई है, उधार दिया हुआ है, वित्तीय सहायता दी है, किसी प्रकार से भी संबंधित है, तो वहां पर जहां पर शीर्ष सोसाइटी में प्रबंध संचालक होगा, वहां पर राज्य जो केंद्रीय सोसाइटी में एक प्रबंध संचालक होगा या महाप्रबंधक होगा जो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी भी होगा सोसाइटी का और बोर्ड का पदेन सदस्य भी होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति। तो एक धारा 54 के अधीन संधारित संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी। धारा 54 आगे पढ़ेंगे के अधीन जो संधारित संवर्ग के अधिकारी हैं उसमें से किसी की नियुक्ति की जाएगी यदि ऐसा संवर्ग सृजित किया गया है। यदि इस प्रकार का संवर्ग का पद सृजन किया गया है या पद बनाई गई है तो उसके अधीन ऐसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। धारा 54 पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। दूसरा, अन्य दशाओं में रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी या दूसरी स्थितियों में रजिस्ट्रार के द्वारा पहले से अनुमोदन करवाया जाएगा उसके आधार पर की जाएगी। ठीक है, पूर्व अनुमोदन या पहले से अनुमोदन। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए। यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी या प्रबंध संचालक होगा मित्रों शीर्ष केंद्रीय सोसाइटी का, वो ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए या जो बनाई जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने धारा 48 और 49 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था उस पर बहुत वृहद रूप से चर्चा की है। आपसे केवल इतना अनुरोध है, इतनी विनती है कि केवल आप अपने समस्त सहपाठियों को इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कहीं भी दिक्कत हो तो इसको आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, जैसा कि मैं सभी लोगों को रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। दूसरा, इसका पीडीएफ आपको जो मिलेगा दोस्तों टेलीग्राम लिंक में मिलेगा। टेलीग्राम जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कई लोग पूछते हैं, वहां पर इसका पीडीएफ आज रात को या कल सुबह तक डल जाएगी। तो आगे का क्लास, ये क्लास कैसी लगी और आगे की क्लास आपको चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी पढ़ाई ऐसे ही निरंतर चलती रहे, आप सभी सफल हों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।